यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सफलता पाने के लिए। इस डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गांठना चाहते हैं। दहेज का विरोध, जो कुछ समय पहले काफ़ी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद हैं, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ न कुछ करना होगा, खासकर समाज कल्याण के क्षेत्र में। अकेली सरकारी कार्रवाई काफ़ी नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अलावा समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत रवैया अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाजसेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने या अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब रवैया है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं को तो रोज़ नहाते हैं, पर हमारी सड़क या गली गंदी है जिसकी जरा भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत ज़रूरी है। यह उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन इत्यादि के काम में लगे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप लोग गांव पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश का जीवन स्तर तभी उठ सकता है। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की
आबादी बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी आबादी और क्षेत्र के मुताबिक विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की तरक्की होना असंभव है। भारत का किसान इस क्षेत्र का, इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और तरक्की निर्भर करती है। अगर उसका जीवन खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ ना देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सहूलियतें नहीं दी जाएंगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फ़र्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 1 और 5 का फ़र्क होना चाहिए, ताकि हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना ज़रूरी है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आज इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं। लेकिन महंगाई हमारे काबू से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का मौका ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा फर्क है। इस फर्क को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। इस फर्क को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से
नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपये प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपये प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज़ लाई गई तो इस बात की जांच हुई जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपये की छूट टैक्सों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का फ़ायदा करा रहा हूँ। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है। इतना ही नहीं, इसका असर दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनके रेट भी बढ़ रहे हैं या रेट बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या रेट बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा होता है। ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर रेट बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूँ। उनको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूँ और न लोग बंद कराना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से जो खजाने से रुपया निकाला जा रहा है यह बंद होना चाहिए। मैं सदन की मेज़ पर एक कागज़ रख रहा हूँ जिसमें रेट के साथ इसका पूरा विवरण